वालेकुम डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस का, जो कि पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब ऑस्मोलरिटी किसे कहते हैं, तो ये मैं इस यूनिट के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑस्मोलरिटी किसे कहते हैं, ऑस्मोलरिटी किसे कहते हैं, तो वहीं से जाके जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आर द ड्राइंग फोर्स फॉर वाटर exerted by solute particle। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं। देखो, ये हमारे पास जो है दो फ्लूइड, दो कंटेनर है, सही है। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये इसको अगर आप एक दूसरे यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो कि वहां पे ऑस्मोसिस पॉसिबल हो, तो ये सॉल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, ये यहाँ से फ्लूइड को सक करेगा अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी ज्यादा है। तो इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जिस प्रेशर के थ्रू, जितने प्रेशर के थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल अपनी तरफ वाटर को क्या करता है, सक करता है, अपनी वाटर को ड्रा करता है, तो इस फोर्स को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द पुलिंग फोर्स। जितने आपके पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे फिर एक मिसाल दे दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल कम है, लेकिन फ्लूइड यहाँ पे ज्यादा है। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, ये अपनी तरफ ये फ्लूइड को खींचेगा। इसकी मिसाल आपको दूं कि यहां पे इन्होंने दिया है कि सोडियम कंपोजेज 90% ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन टोटल बॉडी वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास आपके बॉडी में जो सोडियम होता है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम के पार्टिकल अपनी तरफ वाटर को खींचता है। इसीलिए जब आपके पास आपके ब्लड का सोडियम ज्यादा होगा लेवल, तो ये अपनी तरफ वाटर को खींचेगा, और जब आपके वेसल्स में वाटर ज्यादा आ जाता है आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनका बीपी हाई होता है, तो उनको कहा जाता है कि आप साल्ट कम यूज किया करें। वो रीजन ये होता है कि अगर साल्ट में जो सोडियम होता है जब वो आपके ब्लड वेसल में चला जाता है, तो सोडियम ऑस्मोटिक प्रेशर सोडियम का ज्यादा है, वो अपनी तरफ सॉल्यूट पार्टिकल अपनी तरफ फ्लूइड को खींचता है, और वो फ्लूइड आपके ब्लड वेसल में जब इंक्रीज हो जाए तो फिर वो क्या करता है, वो उस आपकी बॉडी ब्लड फ्लूइड को इंक्रीज कर लेता है और आप हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। अब हमारे पास है टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। टोनिसिटी is defined as the ability of solution surrounding a cell to cause that cell to gain or lose water। टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी है एक सॉल्यूशन की एबिलिटी कि वो सॉल्यूशन आपके पास सेल वाटर गेन करेगा या लॉस करेगा, ये डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग फ्लूइड को, और फ्लूइड की ये एबिलिटी कि वो आपके सेल की फ्लूइड गेन एंड फ्लूइड लॉस को कंट्रोल करे, तो इसको कहते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं टोनिसिटी। ये आगे जाके मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे दूंगा। इसके एग्जाम्पल आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक हैं। तो इनको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टोनिसिटी किसे कहते हैं। हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन के बिल्कुल सेम होती है। एग्जाम्पल के same solute concentration as RBC if injected into a no net movement of fluid। देखो, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल सेलाइन जो अक्सर लोगों को पेशेंट को लगाया जाता है, इस तरह हमारे पास रिंगर लैक्टेट जो है, तो वो क्या है, वो तो ये हमारे पास वो सॉल्यूशन
जो क्या करे, जिसकी वजह से आपके पास वेन में नो मोमेंट ऑफ फ्लूइड हो, ना आपके वेन में फ्लूइड इंटर हो, ना आपके वेन से फ्लूइड बाहर हो, उस तरह का जो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। इसके बाद हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जब आपका सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके सेल का अंदर का जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर के जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है। तो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया, तो क्या होता है कि जो सॉल्यूट आउटसाइड द सेल इज लोअर देन इनसाइड, वाटर मूव फ्रॉम लो टू हायर। यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन आपके पास अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्लूइड बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जब फ्लूइड अंदर की तरफ आता है तो फिर क्या होता है, देखो सेल स्वेल होना स्टार्ट कर लिया है, ये और भी स्वेल हो गए और आखिरकार आपके पास सेल की बर्स्टिंग हो जाती है, वो सेल रप्चर हो जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसे कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, सही है, इसमें कहीं इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है लेकिन इसमें फ्लूइड इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम है लेकिन फ्लूइड ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब ये आप अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, इससे फ्लूइड आपके सेल के अंदर जाना शुरू कर देता है। जब वो आपके सेल के अंदर जाता है तो आपका सेल स्वेल होता है और आखिरकार सेल की रप्चर हो जाती है, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये है कि जब आपके पास आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन ज्यादा हो एक्स कंपेयर टू इनसाइड, कि आप अपनी बॉडी में वो फ्लूइड इंसर्ट करें जिसमें आपके फ्लूइड का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू सेल के अंदर, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जी हाँ। तो इससे फिर क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस तरह हमने पढ़ा कि आपके सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, वो फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपके सेल से फ्लूइड बाहर की तरफ आना शुरू करेगा क्योंकि उसके बाहर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंसर्ट किया है और उस वजह से फिर आपके पास वो सेल की साइज वो कम होना, देखो ये सेल है, इसकी साइज जो है ये श्रिंक हो गया, ये सेल आपके पास ये श्रिंक हो गया, ये और भी कम होता है और इस वजह इसके बाद आपके पास सेल की जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है साइज और आपके पास सेल जो है वो खत्म हो जाता है, श्रिंकेज उसमें आ जाती है। तो ये क्या है, ये आपके पास डिफरेंट टॉनिक के सॉल्यूशन जब आप बॉडी में इंटर करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा। तो ये क्या है, ये इंतहाई ज़्यादा मैटर करते हैं। जब आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाता है कि उसके जो है बॉडी फ्लूइड ज़्यादा है, मतलब उसके बॉडी के सेल्स में फ्लूइड ज़्यादा है, तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं कि किस वजह से, कि उसके सेल से वो फ्लूइड आ जाए, वो सेल पे जो बर्डन है वो कम हो जाए। बिल्कुल इस तरह अगर आपके पास बॉडी फ्लूइड जो है उसमें कमी आती है, वेसल्स में आपके पास फ्लूइड कम है, सही है, तो फिर उसके लिए जो है अगर आपके पास वेसल्स वगैरह में फ्लूइड जो है वो ज़्यादा है तो अगर कोई सोल्यूशन वगैरह आप देते हैं तो हम हाइपोटोनिक देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो आपके पास सेल में फ्लूइड चला जाता है और सेल का जो फ्लूइड वो नॉर्मल हो जाता है, बाकी जो कैविटीज वेसल्स वगैरह में फ्लूइड है वो आपके वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक ये हम कब यूज़ करेंगे, ये जो है यहाँ से फिर आपको पता चल सकता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट जो है उसका बीपी इंतहाई ज़्यादा कम है, मतलब क्या है कि उसके वेसल्स में फ्लूइड इंतहाई ज़्यादा कम है, तो उसको हाइपरटोनिक दी जाती है। जो शॉक में होते हैं तो उसको हम हाइपरटोनिक देते हैं। तो वो हाइपरटोनिक क्या करते हैं, वो उसके बीपी को नॉर्मल की तरफ लेकर आते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन इनटू वेन। अगर आप वेन में आइसोटोनिक सोल्यूशन इंटर करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे, तो फ्लूइड मूवमेंट आपके पास नहीं होगी। अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंटर करते हैं वेसल्स में, वेन में इंटर करते हैं, तो आपके पास क्या है, वेन की तरफ आपके पास फ्लूइड आएगा, फ्लूइड मूवमेंट इनटू वेन। अगर आप हाइपोटोनिक इन्फ्यूज करते हैं तो क्या होगा कि आपके वेन से फ्लूइड क्या जाएगा,
आउट ऑफ वेन मूवमेंट करेगा। तो ये स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर वेन में हाइपरटोनिक जाएगा तो वेन के अंदर फ्लूइड आएगा, अगर वेन में हाइपोटोनिक जाएगा तो वेन से बाहर फ्लूइड जाएगा। इसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड कंपार्टमेंट आर कंट्रोल बाय टू फोर्सेस। हमारे बॉडी फ्लूइड्स के डिफरेंट कंपार्टमेंट में मूवमेंट ऑफ वाटर दो हमारे पास फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल होता है। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह कंट्रोल करता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर को इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के कंपार्टमेंट के दरमियान क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे पास और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि यूरिनरी सिस्टम में आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा होगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसे कहते हैं, कोलाइडल प्रेशर किसे कहते हैं। देखो, आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। कोलाइडल प्रोटीन वो क्या करते हैं, वो फ्लूइड रिटेन करते हैं और वो आपके बॉडी के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस इम्बैलेंस में हेल्प आउट करते हैं। दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करते हैं, ये आपके प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के दरमियान फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखते हैं। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के दरमियान वाटर को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। ऑस्मोटिक प्रेशर ये बैलेंस रखेगा, हाइड्रोस्टेटिक एंड कोलाइडल प्रेशर आपके पास इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा के दरमियान क्या करेगा, बैलेंस रखेगा फ्लूइड को। Regulation of body fluid to maintain homeostasis. A number of homeostasis mechanism operate to maintain volume, electrolyte and osmotic concentration of body fluid, fluid intake and output, hormonal control। देखो, हमारे बॉडी का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होमोस्टेसिस को बैलेंस रखने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म काम करते हैं। आगे जाके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। वो या तो फ्लूइड इनटेक आउटपुट वो करेंगे, फ्लूइड इनटेक आउटपुट वो करेंगे जिसकी वजह से आपके बॉडी का बैलेंस रहेगा, या हार्मोनल कंट्रोल आपके पास होगा जो क्या करेंगे, जो या तो वाटर रिटेन करेंगे या वाटर रिटेंशन को प्रिवेंट करेंगे और उस वजह से आपके बॉडी का फ्लूइड क्या होता है, कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। फ्लूइड इनटेक, जो आपके बॉडी में फ्लूइड इनटेक है, इट इज रेगुलेटेड बाय थर्स्ट मैकेनिज्म इन हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस में एक थर्स्ट सेंटर है, वो क्या करते हैं, अगर आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो आपको जो है प्यास लगना शुरू हो जाती है और फिर आपको जो है पानी पी लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका फ्लूइड जो है वो बैलेंस रह जाता है। तो ये आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो मैसेज ज़्यादा जाता है आपके हाइपोथैलेमस में और वहाँ पे थर्ड सेंटर आपके पास एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, उसकी वजह से फिर आपको ये ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ मैं फ्लूइड ले लूँ, पानी पीना या कोई जूस वगैरह आप पी लेते हैं। ये कब होता है कि इट डिक्रीज ओरल इंटेक ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड, लॉस ऑफ एक्सेस फ्लूइड और ईटिंग हाईली साल्टी फूड। कि अगर आप हाइपरटोनिक कोई फ्लूइड ले ले, जिस तरह हम अगर कंसंट्रेटेड जूस ले ले, उसके बाद फिर आपको बार बार प्यास लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि आपके पास थर्ड सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, या आपके बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिस तरह आप पसीना वगैरह जो है वो आप पे आ जाते हैं, उसके बाद जो है आपको फिर प्यास लग जाती है, या आप कोई साल्टी फूड ले लेते हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि सोडियम रिटेन करता है वाटर को, तो इस कंडीशन में भी आपको फिर प्यास लगेगी। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जिस खाने में साल्ट ज़्यादा हो वो खाने के बाद जो है आप फिर पानी ज़्यादा पीते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि आपका थर्ड सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो गया है। द इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी स्टिमुलेट द थर्ड सेंटर इन हाइपोथैलेमस, लीड टू ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन माउथ। आपके पास जो क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, तो जब वो इंक्रीज होती है तो उससे क्या है कि आपके पास फ्लूइड की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस सेंटर वो एक्टिवेट स्टिमुलेट हो जाता है और वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ को ड्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जब आपका मुंह खुश्क हो जाता है तो आप जो है फिर पानी पी लेते हैं और आपका जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाता है।
इसके बाद जो हार्मोनल रेगुलेशन है, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि आपने एंडोक्राइन सिस्टम में भी मैंने ऑलरेडी आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये आपके पास वाटर रिटेंशन करता है अगर ये रिलीज हो जाए। इट इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीज इन रिस्पांस टू चेंज इन ब्लड ऑस्मोलरिटी, मेक ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट मोर परमिएबल टू वाटर। देखो जो आपके यूरिनरी किडनी सिस्टम का, रेनल सिस्टम का जो यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट है और जो ट्यूब्यूल है, तो जब आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी आएगी तो एंटी डायरेटिक हार्मोन सेक्रेट हो जाता है। ये आपके जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम के रेनल सिस्टम के, तो ये वहाँ पे वाटर की रिटेंशन करता है। ये आपके यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है और आपके जो किडनी में जो फ्लूइड होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या करता है, रिटेन कर लेता है, वापस ले आता है, और उस वजह से आपकी बॉडी का जो फ्लूइड कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मल होता है। इसी के मुकाबले में अगर आपकी बॉडी का फ्लूइड नॉर्मल हो, सही है, तो फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाता है, तो वो रिलीज नहीं होता और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो किडनी के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन है, क्योंकि ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे पास एक हार्मोन है। तो जब आपके पास फ्लूइड आपके बॉडी में कमी होगी तो एडीएच रिलीज होगा और ये वाटर की रिटेंशन करेगा, मतलब वाटर को बचाएगा। अगर आपके पास वाटर ज्यादा है तो इसका रिलीज कम होगा और आपके पास क्या होगा, वाटर यूरिन में ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अकर ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया एंड बाय पॉलीडिप्सिया। देखो आपके पास अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन की सेक्रेशन किसी भी वजह से कम हो तो फिर आपको क्या होता है, पॉलीयूरिया होते हैं, पॉलीडिप्सिया होते हैं। पॉलीयूरिया किसे कहते हैं, आपका यूरिन नॉर्मल से ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा एक्रीट होगा। पॉलीडिप्सिया आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम था वो अब काम नहीं करता, उसकी सेक्रेशन कम है। अब सेक्रेशन कम क्यों होती है, या तो न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है caused by defect in synthesis or release of anti-diuretic हार्मोन, कि आपके बॉडी में एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज या इसकी सिंथेसिस आपके पास कम होती है, या नेफ्रोजेनिक प्रॉब्लम है, आपकी किडनी एंटी डायरेटिक हार्मोन बनाता ही नहीं है, मतलब आपकी किडनी जो है वहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन की सेक्रेशन ही नहीं होती, सही है। तो अगर इस वजह से आपके पास एंटी डायरेटिक हार्मोन की सेक्रेशन कम होगी तो उसके क्या होगा कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, यूरिन में वाटर ज़्यादा आपके बॉडी से लॉस होगा, डिहाइड्रेशन आपको होगी, थर्स्ट आपको होगी और बेड वेटिंग होगी, मतलब यूरिन आपका अनकंट्रोलेबल होगा। इसके बाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक सिंड्रोम है जिसे SIADH कहते हैं, जिसका क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम अ फेल्यूर ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द रिलीज एंड इनहिबिशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखो हमारे बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है जो होम्योस्टेसिस सेकेंड सेमेस्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सही है। होमोस्टेसिस किसे कहते हैं, अगर आप लोग जो है वो देखना चाहते हैं तो आपने नेट में यूट्यूब पे आप नेम देंगे कि होमोस्टेसिस बाय फरमान, तो आपके वो लेक्चर आ सकता है। क्या होते हैं कि जब आपके पास फ्लूइड ज़्यादा होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो क्या होगा, वो रिलीज उसका नहीं होगा, फ्लूइड कम होगा, इसका रिलीज ज़्यादा होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक डैमेज हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको ये सिंड्रोम होता है। इट इज़ काज बाई लंग कैंसर, चेस्ट लेजन, सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर, फार्माकोलॉजिकल एजेंट वगैरह, इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास ADH जो है उसकी मिकदार आपके पास कम बनेगी। साइन सिम्टम क्या होगी कि रिटेंशन ऑफ वाटर होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा, बॉडी वेट आपका इंक्रीज होगा। अगर आपके पास ADH जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा बनता है, सही है, तो ये ज़्यादा वाटर रिटेन करेगा, सही है, वाटर आपके पास ज़्यादा होगी, हाइपोनेट्रीमिया आपके पास हो सकते हैं, BP इंक्रीज हो सकते हैं, बॉडी वेट आपका इंक्रीज हो सकता है। हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास एक और हार्मोन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम। तो रेनिन क्या है? रेनिन हमारे पास वो हार्मोन है जो एक्सक्रीट होता है किडनी से, जो सिंगल एन वाला है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है, और जो डबल एन वाला है तो वो हमारे पास जीआईटी ट्रैक में एक्सक्रीट होता है, जो जीआईटी ट्रैक फर्स्ट सेमेस्टर के उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी रेनिन सेक्रेटेड बाय किडनी, रेनिन जो है वो किडनी से सेक्रेट होता है, एक्ट टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 1 की प्रोडक्शन करता है, फिर उसके बाद इसकी कन्वर्जन 2 में होती है, और ये क्या करता है? इट मैसिव सेलेक्टिव वेजो कंस्ट्रिक्शन ये काम करता है, रीलोकेट एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू किडनी इंप्रूविंग रेनल परफ्यूजन। ये क्या करता है? देखो ये आपके पास एंजियोटेंसिन कब रिलीज होगा? जब आपके पास क्या होगी कि बीपी कम होगी। तो बीपी अगर कम होती है तो ये एक्सक्रीट होता है, तो इससे सेक्रीट होता है, तो इससे आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसलिए क्या करता है? ये ब्लड फ्लो किडनी की तरफ, इसके बाद ये आपके पास जो है ब्लड फ्लो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, रेनल परफ्यूजन इंक्रीज करता है, जो फ्लूइड फ्लो करेगा आपके पास किडनी में ये उसको इंक्रीज करता है, और एल्डोस्टेरोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। किस तरह? अगर आपके पास जो है फ्लूइड क्या है आपके बॉडी में कमी होगी तो एल्डोस्टेरोन फ्लूइड को रिटेंशन करेगा, सही है। अगर ज्यादती होगी तो एल्डोस्टेरोन कम होगा, वो फिर फ्लूइड रिटेंशन आपके पास नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन विद लो सोडियम एंड इंक्रीज पोटाशियम रिलीज बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? अगर आपके पास सोडियम लो होगा और आपके पास क्या है कि पोटाशियम ज्यादा हो, तो तब आपके पास एल्डोस्टेरोन सेक्रीट होता है, एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये क्या करता है? ये देखो एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं? ये हमारे पास वाटर रिटेंशन करता है, सोडियम रिटेंशन करता है। जब आपके पास सोडियम कम होगा, पोटाशियम ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास एल्डोस्टेरोन सेक्रीट होगा। ये डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करता है, वाटर एक्सक्रीशन और पोटाशियम एंड हाइड्रोजन इसकी एक्सक्रीशन करता है, सही है। एंड वाटर, अच्छा, सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करेगा और पोटाशियम एंड हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन करेगा ये एल्डोस्टेरोन। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है याद रख ले, सही है। इसके बाद ये हमारे पास एएनपी हार्मोन है जो कि हार्ट से रिलीज होता है, रेज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बिगिन टू स्ट्रेच द आर्टरिया। ये आर्टरिया को स्ट्रेच करके आपके पास ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है और बीपी को भी इंक्रीज करता है। द एएनपी सेक्रेट एंड शट ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, स्टेबलाइज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, प्रोमोट फ्लूइड एक्सक्रीशन, सही है। आपके पास अगर क्या है? अगर आपके पास जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है, ये आपके ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है आर्टरिया को स्ट्रेच करके। अगर आपके पास ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो एएनपी आपके पास सेक्रेट नहीं होगा। अगर आपके पास बीपी कम है तो ये आपके पास क्या करेगा? एएनपी स्ट्रेचिंग, आर्टरिया की स्ट्रेचिंग के थ्रू ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की बॉडी में बैलेंस रखने का, सही है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।